हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। इसके पिछले टॉपिक में हमने बंगाल के गवर्नर और उसके गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जो 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, जो 1824 से 1826 तक हुआ था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज़ों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। अब हम देखने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जो 1828 से 1835 तक रहे। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट: बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसमें भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। अब हम आगे देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1839-42 ईस्वी तक हुई थी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड टैंक रोड का मरम्मत करवाया, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। अब हम देखते हैं लॉर्ड एलिनब्रो के बारे में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। 1843 के एक्ट 5वें के द्वारा हुआ। नोट: रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, जो 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो 1848 से 1856 तक रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन के विलय हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित, दूसरा चिलियावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 अनिर्णित, तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। ये चिनाब नदी के किनारे हुआ था तीसरा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू की अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा जो 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में हड़प लिए गए थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नोट: 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चली थी, जबकि पहली मालगाड़ी 1851 ईस्वी में चलाई गई थी। सन 1853 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट: सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम देखते हैं, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था।
इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट: 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अब हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में, जो 1862 से 1863 तक रहे। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। लॉर्ड लॉरेंस के बारे में देखते हैं, जिनका कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक रहा। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। अब हम देखेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में, जो 1869 से 1872 ईस्वी तक थे। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में, जो 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को
को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाज पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। अब देखते हैं आगे। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। नोट: 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 ईस्वी में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अब हम आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गईं जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके संबंध में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ड विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक के रूप की संज्ञा दी है। अब हम आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा की अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब हम आगे देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के संदर्भ में, जिसका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ था, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं।
91 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। अब इसके आगे हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में, जिसका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।